आम चुनाव से पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार लग रहे हैं। एनडीए को 400 सीट का नारा देने वाली बीजेपी इस आंकड़े के बेहद करीब तक पहुंचती दिख रही है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स के सर्वे में एनडीए 400 सीट के आंकड़े से थोड़ा ही पीछे नजर आ रहा है। लोकसभा की 543 सीट में से एनडीए को 383 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो कहीं भी विपक्ष एनडीए के आसपास भी नजर नहीं आ रहा। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स के ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन 109 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है, जबकि बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस और जैसे राजनीतिक दल जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो 51 सीट ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओपिनियन पोल, अलग अलग संस्थाएं हैं जो ओपिनियन पोल कर रही हैं। इंडिया न्यूज, डी डायनेमिक्स के ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे कहां पर कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये सिर्फ एक पोल है, एक सर्वे है, नतीजे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रहा है उसमें जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, उससे थोड़ा कम मिलता नजर आ रहा है एनडीए को। और सीट वाइज भी हम बात आएंगे आपको, राज्यवार भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कहां पर कितनी सीटें मिलने के इम्कान हैं, कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो ये तमाम बातें हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक मेहता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आलोक जी, क्या मानते हैं आप, ये जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, अलग अलग सर्वे अलग अलग मुद्दों पर भी कर रहे हैं, सीटों पर भी कर रहे हैं, और जो हमने सर्वे किया है उसमें 383 का आंकड़ा छूती नजर आ रही है एनडीए, आपका आकलन क्या कहता है? अबुल जी, मुझे लगता है कि कई सर्वे और भी जो सर्वे आए हैं लगभग इसके आसपास है। इसलिए एक तो विश्वसनीयता, हमारे जो इंडिया न्यूज का सर्वे हुआ है उसमें 2-2.5 लाख से ज्यादा जो संख्या बताई गई है, इतना लिया गया। तो नब्ज पहचानने के लिए, या जिसे कहते हैं चावल का दाना जब खिचड़ी पकती है कोई, तो आप उसको कहें कि गठबंधन की खिचड़ी पक रही है या भाजपा की, उस दृष्टि से भी देखें तो काफी करीब है अभी। लेकिन हाँ, ये आपने जैसा शुरू में बहुत सही कहा कि चुनाव में चूंकि लंबी प्रक्रिया, इस बार तो मई पूरा और अप्रैल भी खत्म होगा, उसके बाद मई भी पूरा चुनाव का वक्त है, जून में फैसला आएगा, इसलिए कई बार अंतिम क्षणों में भी कुछ बदलता है जी। लेकिन बहुत करीब है। चूंकि कांग्रेस, जिसको कह सकते हैं आत्मघाती कदम, कल भी जो सीट का अनाउंस हुआ है दिल्ली का, उसको भी मैं यदि जोड़ दूं, या दूसरी जगह कई जगह ऐसा किया गया है जिसमें उनकी पार्टी के लोग नाराज होकर के स्थिति की, या तो छोड़ गए, उन पर नहीं जा रहा हूं, जो उनमें बैठे हुए हैं वही कितने दुखी हैं। इससे लगता है कि अपोजिशन, खास करके कांग्रेस चूंकि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, मैंने दूसरी पार्टियां क्षेत्रीय हैं, इसलिए ये सर्वे काफी हद तक बहुत करीब दिखता है। इसमें ऊपर नीचे जो भी आगे हमारे जी, पास और भी जो रिपोर्ट्स लेकिन आएंगी, एग्जिट पोल होगा, बहुत सारे जानकार हैं जो कह रहे हैं कि आखिर सीटें कहां बढ़ेंगी। क्योंकि अगर 2019 की बात हम करें तो 2019 में 25 की 25 सीटें जीते थे राजस्थान में, 26 सीटें गुजरात में जीत गए थे, 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीत गए थे, 62 सीटें 80 में से उत्तर प्रदेश में जीती थी, जो बाद में बढ़कर फिर 64 हो गई थी। बिहार में अच्छी खासी सीटें आई थी, महाराष्ट्र में 23 सीटें आ गई थी, 18 सीटें वेस्ट बंगाल में आ गई थी, 25 सीटें कर्नाटका में मिली थी 2019 में। तो अब बढ़ेंगी कहाँ सीटें कहाँ से बढ़ेंगी? देखिए, जो जो टारगेट होता है, अबुल जी, ये बड़ा होना, जैसे बंगाल, आपने अच्छा नाम लिया, पश्चिम बंगाल में जितनी ताकत लगा रहे हैं, और मैंने जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनसे बात किया, मैं सर्वे के साथ साथ, आपको आश्चर्य होगा, और जो बंगाल के ही लोग हैं और जिनका राजनीति थी, लेकिन हाँ काफी समझदार और ऐसा जो जनता की नब्ज को समझने का काम करते रहे, वो लोग तक ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो छवि बनाई थी वो सब गड़बड़ हो रही, इतना ज्यादा अपराध और महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया है। हाँ, बूथ कैप्चरिंग यदि ना हो, क्योंकि लोगों को डरा दिया जाता है कि आप वोट न दें, उस स्थिति में उनकी सीटें बंगाल है, कुछ उड़ीसा है, कुछ ऐसे राज्य हैं, दक्षिण है, और इसी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छोटा छोटा, ये सही है कि वो 300 नहीं आएगी कि 305 आएगी कि 310 आएगी, वो मैं नहीं जा रहा हूँ, वो 200 जितना वो कह रहे हैं, जिस तरह की सीटों का उनका आकलन है, ठीक है आलोक जी, हमारे हमारे हिसाब साथ से ये है कि कहीं अरविंद जी भी जुड़ गए हैं।
अरविंद जी भी जुड़ गए हैं और अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उनके जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें एनडीए को बहुत बढ़त है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से आकलन कर रही है इन तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उनका, और जो उसको कम सीटें दिखा रहे हैं ये सर्वे उनका, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ले रही है इसको? देखिए, आपका चैनल जो सर्वे जो दिखाया है, आपने, मुझे नहीं पता कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र रखा है, यानी अर्बन रखा है या विलेजर्स रखा है, और क्या उसका सैंपल साइज रहा है, तो आप बेहतर जानते हैं। मैं सर्वे को, आपके सर्वे पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जी। देश में 30 स्टेट है, 5 टेरिटोरियम है। लोकसभा का चुनाव है, 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये कोई मोहल्ले का, वार्ड का या पंचायत का या नगर निगम का चुनाव नहीं है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। हालात जो हैं हिंदुस्तान की, अगर आप कैलकुलेशन करें भारतीय जनता पार्टी को उठा के, अब मुझे तो पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं और आलोक जी उसको कैसे दिखा रहे थे, बता रहे थे, अभी एक पत्रकार थे। आप उड़ीसा में चले जाइए तो क्या हालात हैं, बीजेपी की 0 हालात। आप तमिलनाडु में चले जाइए, अगर मैं कैलकुलेशन वाइज बताने लगूं कि 38 उनकी, 1 उनकी, अब 10 उनकी, और नहीं बताइए, आप बताइए बिल्कुल। तो आपको इसीलिए बुलाया हमने ताकि आपका मत हम जान सकें। आप पिछली बार कर्नाटक में इनके पास जितनी सीटें थी, 25 सीटें थी। साउथ में इन पे 131 सीटों में 29 सीटें थी, 4 इनकी तेलंगाना में और 25 वहां थे। इस बार हमें 136 सीटों के साथ जनता ने इन्हें नकारा और मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, क्योंकि चंदा दो और धंधा लो और चंदा दो वाला जो सर्वाइव पूरे देश में, परकला प्रभाकर शास्त्री, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं हिंदुस्तान के, परकला प्रभाकर, जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति। और आपको जानकारी होनी भी चाहिए, और आपके चैनल भी बताते हैं कि वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है आर्थिक के क्षेत्र में और बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में जी, उनका बड़ा महत्व है। उनके 2 इंटरव्यू आए हैं, पहला इंटरव्यू, और वो ट्वीट भी है, मेरे पास भी है, मैं आप पर भी होगा। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो चुनावी बॉन्ड घोटाला है, भाजपा ने सबसे बड़ा घोटाला करके जो देश के जितने दागी भ्रष्टाचारी, चाहे वो रेड्डी हो, चाहे वो मार्टिन हो, लॉटरी वाला, उन सबसे चंदा लिया और उनको छोड़ दिया गया। तो ये एक मैसेज एक उच्च वर्ग के और लोअर वर्ग के लोगों के दिमाग में घुस गया है। 140 करोड़ मतदाताओं में भाजपा के आईटी सेल, इनके नेता, इनके प्रवक्ता और इनका मित्र मीडिया, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो उनकी गाएंगे इसलिए कि 10,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा खर्च हुआ है फोटो सेशन पर और मित्र मीडिया से अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी बढ़ाई करने के लिए। जब से मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार 400 पार, तो सारे भक्त, अंत भक्त, इनके चिंटू पिंटू प्रवक्ता, इनके ज्ञानवान प्रवक्ता, सारे लोग उसको ही गाने। मैं फाइनल कर दूं 10 सेकंड में, आप थोड़ा सा लीजिए। तो ये आपको फिर मैंने बताया अभी कि आप कर्नाटका पे आ जाइए, फिर तेलंगाना में हमारी सरकार, मैं आऊंगा, एक एक कर आऊंगा। पहले मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं, हमारे साथ बीजेपी के नेता बता दूं कि मैं आऊंगा आपके पास। इससे पहले 180 से 210 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आपने देखा कि छोटी छोटी मोहल्लों की सभाओं में जाके दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं 1-1 किलोमीटर पर। इसका मतलब डर है और ये इंडिया गठबंधन से घबरा रहे हैं। आप दिखाइए कुछ भी। ठीक है। आर के मिश्रा जी, बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, जितने भी तमाम ओपिनियन पोल, हमारा ओपिनियन पोल हो या अलग अलग संस्थाओं ने किया है, अलग अलग चैनल्स ने किया है, उसको लेकर हम जितने भी कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो ओपिनियन पोल है इस बार ये 2004 वाला ओपिनियन पोल साबित होगा। उस वक्त एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल तमाम बता रहे थे कि इंडिया शाइनिंग हो रहा है और तमाम पूरे देश में एक माहौल था, बहुत मजबूत नेतृत्व था अटल बिहारी वाजपेयी का। कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये मान रहे थे कि अगली सरकार भी एनडीए की सरकार है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ। यूपीए ने सरकार बनाई, वहां पर तमाम एग्जिट पोल को धता बता दिया, तमाम जो ओपिनियन पोल थे वो सब बेकार हो गए थे। इस बार भी वही होने वाला है, ये कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। अजय जी भी हमारे साथ हैं, आप क्या मानते हैं? इकबाल साहब, मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, और अजय जी का तो मैं काफी सम्मान करता हूं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं। जहां तक मैं आपको बताऊं, जो कि जिस तरह का माहौल है अभी देश के अंदर, चाहे हर विषय को लेकर के,
प्रधानमंत्री जी खुद प्रखर होकर के हर एक विषय जनता के सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर एक माहौल जो है सो सकारात्मक है। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि आपके मैंने अनेक सर्वे में, चाहे वो स्टेट वाइज हो या 308 सीटों के ऊपर में जब 249 एनडीए को आ रहा था, तो उस समय में भी मैं आपके साथ चर्चा में था। जहां तक बात है, अगर मैं 2019 की चर्चा करूं, तो जैसे आप अभी अजय जी कह रहे थे इंडिया साइनिंग या की भी बात की, 2004 की बात आपने जैसे जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं 2019 के अंदर में 198 ऐसी सीट थी जिसमें 5 राज्य थे। उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में 198 सीटों के ऊपर में केवल क्षेत्रीय दलों से भाजपा का सीधा मुकाबला था। कांग्रेस इस बीच में कहीं पर नहीं थी। मैं आपको सीधा बताऊं, उसमें 155 सीट हम जीत करके आए थे। जहां तक बात है अभी 2024 की, तो 2024 का जो माहौल है वो 2004 से अगर कांग्रेस की अगर कोई प्रवक्ता तुलना करते हैं, मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं बेमानी है। या तो कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरह से अभी आपने देखा होगा जो कि किस तरह से 15 से 20 दिन के अंदर में इनके प्रखर प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो भी छोड़ करके, पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। तो जिस तरह से नहीं नहीं, देखिए राहुल जी पार्टी के छोड़कर न्याय तो आपकी यात्रा पार्टी के के भी बाद, बहुत सारे नेता आ गया कांग्रेस की तरफ। नहीं नहीं, आपके तो कांग्रेस सिटिंग भगदड़ एमपी नहीं आ मची गए है ना कांग्रेस की इकबाल तरफ। साहब। इकबाल साहब, मैं कह रहा हूं जो कि कांग्रेस जैसी भगदड़ नहीं मची है ना। यहाँ पर तो कांग्रेस में जिस तरह से राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा के बाद जो भगदड़ मची नेताओं के, प्रवक्ताओं के, उस तरह से अगर आप बीजेपी की तुलना करेंगे तो मुझे तो लगता है जो कि कहीं ना कहीं बेमानी है। जहां तक 2024 की बात है, मुद्दे हमारे पास हर चीज नहीं, के ये हर हैं, चुनाव में होता है, लेकिन कम ये हर चुनाव में होता है। चलिए मैं साउथ की बात करता हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री का जोर, और इन चुनाव में ही नहीं बल्कि चुनाव से 6-7 महीने पहले से प्रधानमंत्री का पूरा जोर साउथ पर था, साउथ इंडिया पर था, दक्षिण भारत पर था। इन 131 सीटों में आपको क्या लगता है साउथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार कैसा रहने वाला है? पिछली बार तो 29 सीटें जीत ली थी। इकबाल साहब, मैं आपको बड़ा ही शालीनता के साथ और बड़े ही संवेदनशील तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि जो साउथ हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, हमने हर जगह अपने आप को वहां पर प्रदर्शन अच्छा ही किया है। 2019 से अगर की तुलना कर लें तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी जरूर वहां पर कमी रह गई थी, लेकिन 2024 में उस खामियों को हम जरूर पूरा करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की रैलियों की बात है, वहां पर हमने अपने आप को वहां पर देश के विकास के एजेंडे को जिस तरह से रखने का प्रयास किया है, योजनाओं को, केंद्रीय योजनाओं को जिस तरह से रखने का प्रयास किया है, वहां पर भी बहुत ऐसे हैं जो कि जितने भी योजनाएं हैं केंद्र की, वहां पर लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो लाभान्वित जो लाभार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे जो वोट में परिवर्तित होने के लिए बिल्कुल व्याकुल ठीक है। है, मैं और आऊंगा 2024 के अंदर अजय जी, में आपके पास भी आऊंगा। पहले अरविंद जी का एक मैं जरा वक्तव्य ले लूं। अरविंद जी काफी देर से मुस्कुरा भी रहे हैं हमारी बातें सुनकर। देखिए, सर्वे अपना है और काफी बड़ा सैंपल है, तो इसलिए उसके खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं है। आंकड़े की अपनी ताकत होती है, आंकड़ों की। लेकिन थोड़ी असल में वो जो कार्यविधि किस तरह से उसको आंकड़ों को सर्वे किया, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में तो ये 2 लाख 2.5 लाख का सर्वे होता नहीं है, और 10 लाख 15 लाख अपने यहाँ तो वो भी देखते हैं फिगर, लोग कहते हैं कि हमने इतना। वहाँ 1000 पे भी और 2000 पे भी और 5000 को बड़ा है, और लगभग करेक्ट प्रेडिक्ट करने लगते हैं उस मोबाइल। अपने यहाँ एक फेल्योर यहाँ होता है, फिर एक एग्जिट पोल में आता है, फिर एक फाइनल रिजल्ट में आता है। तो ये और वीकली पोल होता है, डेली पोल होता है। तो ये अपनी विश्वसनीयता जिस किस्म से मीडिया ने थोड़ी कम की है इधर, मुझे लगता है। लेकिन अपना सर्वे है और इतने बड़े बेस को लेके सर्वे हुआ है, तो इसको काटना मुश्किल है। लेकिन ये तब भी मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी ने एक सेंट्रल डिस्कोर्स इस चुनाव के लिए सेट किया है 400 पार का, ये उससे प्रभावित लगता है। कल जो मैनिफेस्टो आया है वो ठीक उल्टा, CSDS ने एक बड़ा सर्वे किया जिसमें बेरोजगारी को, महंगाई को, उन्होंने तो मुद्दों पर भी किया, भ्रष्टाचार पे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, और हिंदुत्व को और गाय को और बाकी चीजों को नीचे दर्जा दिया, काफी कम
कल के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने आश्चर्यजनक ढंग से मैंने उस सर्वे का कल भी जिक्र किया कि उस सर्वे का खौफ मैनिफेस्टो पे दिखाई देता है और सब चीजें घूम के प्रधानमंत्री पे आ गई। इस प्रधानमंत्री की चर्चा 14 के मैनिफेस्टो में 2 दफे थी, कल के मैनिफेस्टो में 65 जगह है। तो सारा लोड प्रधानमंत्री पे आ रहा है। वो ठीक है, उनसे बड़ा लीडर अभी आज की तारीख में किसी दल के पास नहीं, किसी पार्टी के पास नहीं है और बीजेपी इस मामले में फॉर्चुनेट है कि उसको वैसा लीडर है। लेकिन सारा लोड लेने के बाद भी जिस किस्म के टेंशन प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्ट्रेटजी में दिखाई देते हैं कि 2-2 सीट के लिए, 1-1 सीट के लिए ऐसी जाति जिसका नाम आपने मुझसे सुना हो उसके पार्टी से अलायंस करना, उस इलाके के इससे अलायंस करना, वो बताता है कि कहीं ना कहीं एक जो सेंट्रल सेट बनाया जा रहा है इस कोर्ट का, वो हल्का पड़ रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नीचे आया है जमीन पे, वैसे रियल इशू ऊपर आ गए। तो मुझे अभी भी आंकड़े फाइनल आने का इंतजार रहेगा, फाइनल आंकड़े क्या हों। ठीक है लेकिन अजय जी। तब तक जो भी फिगर आए हैं वो फिगर अपनी हाँ जगह आलोक जी जी। पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं अजय जी के पास एक सेकंड, जाऊंगा। एक सेकंड, हाँ जल्दी। एक लाइन खाली कहना चाहता था, क्योंकि इस सर्वे के जो प्रमुख हैं डायरेक्टर संजय कुमार, उनके इंटरव्यूज जब उन्होंने जहां जहां सर्वे अपना जो भी इसको दिया है चैनल्स को, उस पे उन्होंने साफ कहा कि ये हमने लोगों के मन में इस समय क्या ऐसा हो सकता है सिर्फ उस पर किया है, इससे चुनाव का निष्कर्ष नहीं निकलता। और इसीलिए वो बाकायदा मानते हैं कि चुनाव पर इसका असर नहीं है। मुद्दा महंगाई का 70 के दशक से लेकर आज तक है, भ्रष्टाचार है। संजय कुमार का वर्षन बता रहा हूँ, आप अनिल जी भी चाहे उसको दोबारा सुनिएगा जहां उन्होंने निष्कर्ष नहीं, संजय मेरे मित्र हैं और एक साथ हमने इतने बरस काम किया है CSDS में, एक ही जगह। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उनसे फिर पूछ लीजिएगा, उन्होंने यही बोला है। नहीं, इसलिए उस आंकड़े, लेकिन इसीलिए उस आंकड़े पे ज्यादा भरोसा है। वहाँ जिस तरह से आंकड़े जुटाए जाते हैं प्रोसेस, उन आंकड़े सही है, किसी के इसका चुनाव से लेना देना ज्यादा। ठीक है ठीक है। सोसाइटी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी है। संक्षेप में कहिए, फिर अगले विषय पर आएंगे। अजय जी संक्षेप में बता दीजिए अपनी बात। देखिए, मैं सारे ज्ञानी पुरुषों को सुन रहा था। अरविंद जी बहुत अच्छी तरह से असहमत हैं, वो जिस तरह से घुमा फिरा कर कह रहे हैं। समझदार लोग ऐसे ही बात करते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, वो है अधिनायकवाद, महामानववाद। एक्चुअली में बीजेपी में, देखिए किसी भी देश में, किसी भी संगठन, पार्टी बड़ी चीज होती है, आदमी छोटा होता है। लेकिन भाजपा में उल्टा है, यहाँ पार्टी छोटी हो गई है, अधिनायकवाद और महामानववाद बड़ा हो गया है हर तरफ। बीजेपी से, भाई बीजेपी से पहचान बननी थी नरेंद्र मोदी जी की। आज नरेंद्र मोदी से बीजेपी की पहचान है, तो बीजेपी तो खत्म कर दी। केवल अगर आप पहचान है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है देश के, वो देश के प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वो बॉडी लैंग्वेज एक महामानववाद और अधिनायकवाद का हिटलरी अंदाज का बॉडी। चलिए, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास मिश्रा जी। फिलहाल प्रधानमंत्री को भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे। 2024 के चुनावी महासंग्राम में नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। कल पीएम मोदी ने राहुल और गांधी परिवार को अपने निशाने पर रखा। मोदी ने एक झटके में गरीबी खत्म करने वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसे, उन्हें शाही जादूगर करार दिया और कहा कि देश उन्हें गंभीरता से लेता ही नहीं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की इस घोषणा को सुनकर आपको हंसी आएगी। राहुल कहते हैं कि एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। देश पूछ रहा है कि शाही जादूगर इतने सालों तक कहां छिपा था। 50 साल पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया था, क्या हुआ उसका? सुनिए पीएम मोदी ने राहुल पर किस तरह से तंज कसे। हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा।
अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। और हमारे साथ आर के मिश्रा जी, होशंगाबाद की हम तकरीर सुनवा रहे थे जहां पर वो एक रैली में संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। आर के मिश्रा जी, ये प्रधानमंत्री का एक अपना अंदाज है, उनकी भाषा शैली है अपनी, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है कि पहले वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे राहुल गांधी के लिए, शहजादे का शुरू में करते थे, लेकिन अब एक बार फिर इन चुनाव में देखने को मिल रहा है कि वो बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और एक जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हैं और वो उनका ये कहना है कि साहब आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, आप राहुल गांधी की बात करते हैं, आप मनमोहन सिंह की बात करते हैं, लेकिन आप अपने कार्यकाल के 10 सालों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाई नहीं रहे हैं जनता को। देखिए इकबाल साहब, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या हमने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में क्या हमने शेयर नहीं किए? हम तो पारदर्शी तरीके से काम करने वाली सरकार है हमारी। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा क्योंकि हम किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अगर जनधन खाते बनाए तो निश्चित तौर पर बनाए, हमने अगर शौचालय दिया तो ये बिल्कुल शौचालय दिया हमने पीएम आवास योजना के तहत सबको घर दिया तो घर दिया। ये तो पारदर्शी तरीके से हम काम कर रहे हैं और 10 साल की जितनी भी हमारी बातें हैं, हमारी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो हम सबको गिना रहे हैं। अब जहां तक बात है, आपने अभी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिम्मेदारी इसलिए कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया। देखिए, मैं भी सुना था कांग्रेस के प्रवक्ता को, अच्छी बात करेंगे, तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन सवाल की विपक्ष तो उठा ही नहीं रहा है। विपक्ष तो अडानी अंबानी पे, राहुल जी अडानी अंबानी जी बैठ गए हैं, वो